हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने पर बजट इस समय विशेष सत्र एक दिन का बुलाया जाना था, लेकिन इसकी अब संभावना कम हो गई है। दरअसल ये चर्चा हो रही थी कि हिमाचल प्रदेश में आरडीजी के बंद होने के बाद विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र चर्चा के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं अब कम दिखने लगी हैं, क्योंकि सूचना है कि इस मुद्दे पर यानी विशेष सत्र का आयोजन होगा, इस तरह का कोई प्रपोजल राजभवन को दिया ही नहीं गया है। लिखित रूप से ऐसा कोई प्रपोजल राजभवन को नहीं भेजा गया है। हालांकि आज राज्यपाल से मिलने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी पहुंचे, दोनों में चर्चा भी हुई। इस मुलाकात के बाद ये भी कहा गया कि क्या हिमाचल प्रदेश में एक दिन का विशेष सत्र होगा, क्या इस चर्चा के बाद इस पर मोहर लग पाई है। लेकिन सूचना ये मिली है कि इस तरह का कोई लिखित प्रस्ताव राजभवन को नहीं भेजा गया। इस पूरे मुद्दे पर हमने राजभवन के सचिव यानी जो राजभवन के प्रशासनिक सचिव है उनसे भी चर्चा की। इसके अलावा विधानसभा के सेक्रेटरी से बात की, विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया से भी बात की, और कुलदीप सिंह पठानिया का कहना था कि विशेष सत्र की जरूर अखबारों में खबरें आई थी, लेकिन इस तरह का कोई प्रपोजल फिलहाल नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो ये प्रपोजल दे सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वह जरूर राज्यपाल से मिले हैं, लेकिन दूसरे मसलों पर मिले हैं, दूसरे मुद्दों पर मिले हैं। विशेष सत्र के लिए उन्होंने कोई ना तो प्रपोजल दिया ना बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रपोजल दिया जाता तो इस पर राजभवन को फैसला लेना, लेकिन आज इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। यानी कि जो सूचना वहां से मिली है उसके अनुसार फिलहाल एक दिन का सत्र आरडीजी बंद होने पर होगा, इसकी संभावना कम दिख रही है। और इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला, और उस बजट सत्र में यहां पर यह कहा जा सकता है कि बजट सत्र में पहले दिन या दूसरे दिन किसी भी दिन आरडीजी बंद होने पर हाउस चर्चा कर ले, एक्सक्लूसिव एक दिन की चर्चा कर लें। लेकिन जो आधिकारिक हमें रिपोर्ट मिली उसमें यह कहा गया कि ऐसा कोई लिखित प्रपोजल राजभवन की तरफ नहीं दिया गया, गवर्नर हाउस को नहीं दिया गया, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया हो कि एक दिन का सत्र आयोजित किया जाए। वही सूचना यह भी है कि राज्य सरकार हर हालत में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा चाहती है, और अब यह संभावना जरूर दिख रही है कि इस चर्चा के लिए बजट सत्र, जब चाहे वो फरवरी के अंत में हो या मार्च के पहले सप्ताह हो, जब भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, उसमें इस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने यह भी पूरी तरह से नहीं नकारा, खारिज नहीं किया कि यह चर्चा नहीं हो सकती है, विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इसका प्रपोजल दिया जाता फिर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है उनकी तरफ से, ये उन्होंने साफ कह दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तो वहां पर जरूर गए, लेकिन वहां हिमाचल प्रदेश के हितों की बात उन्होंने नहीं करी जो करनी चाहिए थी। भाजपा विधायक दल को राज्यपाल के पास आरडीजी का नुकसान को लेकर बात विस्तार से करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि तो जब जारी की जाएगी तब राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, यानी जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तब इसे जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद रुकवा रही है। उन्होंने कहा कि आरडीजी बंद होने की वजह से हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है और राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह किया कि वे उनके साथ दिल्ली चलकर हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करें और राज्य की प्राथमिकता को सबसे ऊपर रखें। उधर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल आज सुबह लोक भवन पहुंचा। इस दौरान राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर विधायक निधि और उनके क्षेत्रों की योजनाओं को स्वीकृति देने की मांग रखी गई। जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार ने अक्टूबर के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं की। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में विधायकों को केवल आधी निधि ही उपलब्ध करवाई गई है, शेष राशि को रोक दिया गया है। ये स्थिति तब है जब बजट में विधायक निधि का पूरा प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद निधि को रोकना न केवल विधायकों के अधिकारों का हनन है, बल्कि प्रदेश की जनता के साथ भी अन्याय है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि विधायी क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि तुरंत जारी की जाए तथा विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं की डीपीआर बनाकर नाबार्ड को भेजी जाए ताकि सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट को व्यावहारिक बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री विधायकों की प्राथमिकता को लेकर बैठक कर रहे थे। आज व कल 2 दिन चलने वाली इन बैठकों में सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों से उनकी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी 2 से 3 विकास परियोजनाएं पूछी जा रही है। राज्य सरकार ने आज 8 जिलों के विधायकों के साथ शिमला में बैठक की। राज्य सचिवालय में आज सुबह 10:30 बजे शुरू हुई मीटिंग में ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिला के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की जरूरतों और विकास कार्यों को लेकर उन्होंने सुझाव दिए। दोपहर बाद सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों के विधायक सरकार के समक्ष अपनी प्राथमिकताएं और मांगे रख रहे हैं। आज महत्वपूर्ण जो पहले सत्र में मीटिंग हुई, इस दौरान ऊना जिला से चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू ने स्तोत्र पुल चौकी मैयार कॉलेज का काम जल्द पूरा करने की मांग रखी। गगरेट के विधायक राकेश कालिया ने गगरेट अस्पताल के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के अलावा बाकी की शेष धनराशि को जल्द उपलब्ध कराने की डिमांड रखी। ऊना के विधायक सतपाल सत्ती ने नगर निगम ऊना में शामिल नए गांवों के लिए सीवरेज स्कीम बनाने की मांग रखी। कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने बंगाना में सीवरेज स्कीम का काम पूरा करने, बंगाना शांतला सड़क तथा थाना कलां भाखड़ा सड़क को सुदृढ़ करने और बंगाना में सब जज कोर्ट खोलने की मांग रखी। हमीरपुर जिला के बोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने लदरोर पट्टा पीने के पानी की स्कीम का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की डिमांड रखी। विधायक रंजीत सिंह ने सुजानपुर बीडीओ ऑफिस तथा पीएससी चबूतरा के भवनों का निर्माण जल्द पूरा करने की अपनी प्राथमिकता रखी। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बड़सर और भोटा में नया बस अड्डा बनाने की प्राथमिकता को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जबकि सिरमौर जिला के पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने उनके क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की डिमांड रखी। उन्होंने कहा, हाबन घाटी, सिरगुल महाराज और भुरवेश्वर महादेव मंदिर में पर्यटन की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने नाहन मेडिकल कॉलेज का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। कार्डियोलॉजी विभाग बनाने के साथ साथ स्टाफ नर्सों के पदों को भरने की डिमांड भी रखी। श्री रेणुका जी के विधायक विनय कुमार ने अपने क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग को रखते हुए कहा कि रेणुका झील की डिसल्टिंग प्राथमिकता के आधार पर की जाए। पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के निर्माणाधीन भवनों का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की डिमांड रखी। विधायक प्राथमिक के दूसरा सत्र लंच के बाद शुरू हुआ। अभी तक सचिवालय में चल रही इस बैठक में सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के विधायक अपनी अपनी प्राथमिकताएं सरकार को बता रहे हैं। कल सुबह कुल्लू, मंडी और शिमला जिला के विधायक अपनी प्राथमिकताएं बताएंगे, जबकि दूसरे सत्र में यानी लंच के बाद कांगड़ा जिला के विधायक सरकार के समक्ष अपनी प्राथमिकताओं को रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल की सूची में 40% विकलांगता और 80 दिन मनरेगा में कार्य करने वाले लोग भी पात्र माने जाएंगे। प्रदेश में चौथे चरण का सर्वे पूरा होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी पाल रासू की ओर से नए नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। यानी बीपीएल चयन के लिए अब नए नियमों में और फ्लेक्सिबल कर दिया गया, इसे बाकायदा नोटिफाई कर दिया। पहले हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए परिवार के मुखिया की दिव्यांगता 50% होना अनिवार्य थी। नए नियमों के तहत अब इसे घटाकर 40% कर दिया है। पहले बीपीएल में शामिल होने के लिए मनरेगा में 100 दिन का काम होना अनिवार्य था, अब इसे घटाकर 80 दिन का कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया, जिन परिवारों ने पहले आवेदन किया था और किन्हीं कारणों से वे अपात्र हो गए थे, उनके आवेदनों को भी नए नियमों के आधार पर दोबारा समीक्षा के लिए लाया जाएगा। मानकों पर खरा उतरने वाले लोगों को सूची में शामिल किया जाएगा। ऐसे पात्र परिवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे 17 फरवरी तक संबंधित विकासखंड अधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करवा सकते हैं। इसके बाद 25 फरवरी तक खंड स्तरीय समिति की ओर से समीक्षा कर नई सूची को पंचायतवार अधिसूचित कर दिया जाएगा। ये अच्छी खबर है, यानी हिमाचल प्रदेश में जिनकी जो पहले 50% एलिजिबल किए गए थे अपांगता के साथ, उन्हें 40% वहाँ पे रिलैक्स कर दिया गया है। दूसरा, मनरेगा में दिहाड़ी लगाने वाले अब
80 दिन में रोजगार पाने वाले लोगों को भी पात्र कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक नियुक्ति न होने पर आज वन विभाग और फॉरेस्ट कारपोरेशन के करुणामूलक आश्रित अपनी डिमांड को लेकर हिमाचल प्रदेश सचिवालय पहुंचे। करुणामूलक आश्रितों ने अपनी मांग रखी कि उन्हें भी अन्य डिपार्टमेंट की तर्ज पर राहत प्रदान की जाए। आश्रितों का कहना था कि 31 दिसंबर 2025 की करुणामूलक नीति को एक्सटेंड किया जाए। आश्रितों ने आज कहा कि 19 विभागों में सरकार ने 980 करुणामूलक को नौकरी देने के लिए एक शानदार पॉलिसी बनाई है, लेकिन दुख जताते हुए कहा कि ये समझ से परे है कि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट कारपोरेशन से जुड़े तमाम करुणामूलक आश्रितों को क्यों बाहर रखा गया है। इन आश्रितों ने रुआंसे स्वर में कहा कि 25 साल से करुणामूलक के मामले लटके हैं, आवेदन किया जा चुका है, लेकिन इन्हें कंसीडर नहीं किया जा सकता। विडंबना के साथ बताया गया कि फॉरेस्ट कारपोरेशन में तो पेंशन तक का प्रावधान नहीं है। ऐसे में जिस कॉरपोरेशन में पेंशन का प्रावधान नहीं है, वहां अगर किसी की सरकारी सेवाओं के दौरान दुखद मृत्यु हुई है तो क्या उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी जानी चाहिए? ये बड़ा सवाल उठाते हुए आश्रित आज राज्य सरकार के कई मंत्रियों से, कई विधायकों से, सचिवों से और मुख्यमंत्री के एडवाइजर के साथ मिले और कहा कि उनकी मांग को प्रमुखता से रखा जाए। रविवार को बुलाई जाने वाली कैबिनेट की बैठक में उन्हें कंसीडर किया जाए। आश्रितों का यह भी कहना था कि न्याय सबके साथ होना चाहिए। अगर दूसरों को वहां पर कंसीडर नहीं किया होता तो नाराजगी नहीं होती, लेकिन जिस कारपोरेशन में, फॉरेस्ट कारपोरेशन में पेंशन नहीं दी जा रही, आश्रितों को नौकरी नहीं दी जा रही, इस तरह का भेदभाव बिल्कुल अस्वीकार्य है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। रविवार के दिन हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कटौतियों पर कई बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि वित्त विभाग ने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है और इस प्रेजेंटेशन में वित्त विभाग राज्य सरकार को बताएगा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस समय क्या है, 2 महीने बाद क्या होगी, 6 महीने बाद क्या होगी, 1 साल बाद क्या होगी और इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। बाकायदा एक विस्तार से रिपोर्ट प्रेजेंटेशन कैबिनेट में प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें होंगी, जिसमें अनावश्यक पदों, जो अनावश्यक 3 सालों से पद हैं, उन्हें समाप्त करने का प्रपोजल लाया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में ऐसी भर्तियां ना की जाए जिनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही भर्ती की जाए जहां पर सरकारी विभागों में ज़रूरत है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी सिर्फ पात्रों को दी जाए या पात्रों को बाहर किया जाए, और इसके लिए जो इनकम का क्राइटेरिया, उसके लिए नए नियम बनाए जाएँ। सब्सिडी पर बड़ा फैसला लेंगे, यानी जो अनावश्यक सब्सिडी है उसे बंद किया जाए और खर्चों में कटौती की जाए। वेतन भत्तों पर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा कि किन किन नेताओं के, किन किन प्रमुख अफसरों के वेतन भत्तों पर कैंची चल सकती है। यानी हम बार बार कह रहे हैं कि अगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारना तो सबसे पहले सरकार को शुरुआत अपने से करनी होगी। मंत्री विधायकों को अपने वेतन भत्ते छोड़ने पड़ेंगे और टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स जिनकी बेसिक, जिनकी 2,25,000 है, यानी कि जिनका बेसिक वेतन मान ही 2,25,000 है, उन पर भी सरकार फैसला ले सकती है, क्योंकि किसी भी परिवार का गुजारा 2.25 लाख में संभव है। ऐसे में इससे ऊपर मिलने वाले वेतन को फिलहाल होल्ड किया जा सकता है। यानी कि इस प्रकार के कई बड़े फैसले मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकते हैं। प्रदेश सरकार ने पिछले कल शाम के समय पुलिस प्रशासन में बड़ा जबरदस्त फेरबदल किया। बीती रात हुए इस फेरबदल में 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, उनके तैनाती आदेश भी कर दिए गए। गृह विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार 4 जिलों के एसपी बदले गए हैं। शिमला के एसपी संजीव गांधी को कार्मिक विभाग में अटैच कर दिया गया है और इसका सीधा मतलब है कि अब कार्मिक विभाग उनकी पोस्टिंग के आदेश जारी करेगा। इसके सीधे मायने ये है, हालांकि आईपीएस अधिकारी हैं वो होम डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, उनकी कोई भी पोस्टिंग का, उनकी किसी भी तरह का ऑर्डर करना वो होम डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन सरकार ने उन्हें होम से अब कार्मिक, यानी कि जो कार्मिक विभाग है उसमें उन्हें वहाँ पर ले आए हैं और उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर हो सकती है। चर्चा ये है उन्हें कुछ समय के लिए किसी विभाग का दायित्व दिया जा सकता है या उन्हें स्पेशल सेक्रेटरी होम लगाया जा सकता है, इसी तरह का कोई पद दिया जा सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये मानी जा रही है कि संजीव गांधी को डीआईजी शिमला के पद पर तैनात किया जा सकता है। फिलहाल इस पद पर अंजुम आरा है, वो सेवाएं दे रही हैं। चर्चा ये भी है कि अंजुम आरा और उनके पति जो कि एक्साइज के कमिश्नर हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के कमिश्नर हैं यूनिस, वह दोनों प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं कुछ महीनों के बाद, और इसके बाद संजीव गांधी को डीआईजी शिमला इस जोन का दायित्व सौंपा जा सकता है और तब तक उन्हें कार्मिक विभाग में रखकर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं।
हमीरपुर जिला के सुजानपुर में बीती शाम को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा ऊल अटोनी देवी सड़क पर हुआ। इसमें पूर्व सैनिक देशराज की दुखद मृत्यु हुई, जबकि राजस्थान निवासी बिक्की और किन्नौर के राजू को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ऊल से भरेड़ा बारात के साथ लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा पेश आया। शिमला के रामपुर में एक युवती ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों की जांच के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के अनुसार कि राज्य में इस समय जिस प्रकार से आज पूरा दिन धूप खिली रही, आने वाले 2 दिनों में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना रहेगा। और जो ठंड के प्रकोप से प्रदेश के लोग ठिठुर रहे हैं, उन्हें इन अगले 2 दिनों में तापमान बढ़ने से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।